हेलो एवरीवन, ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछली जो वीडियो थी भाई उसमें हमने डिस्कस किया लॉ की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में, है ना। जो जिस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन जो बनते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन, उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि कौन सी प्रॉपर्टी अपने को कैसे यूज़ करनी है ना, उसके बारे में हमने सीखा। आज की जो वीडियो रहेगी उसमें हम कुछ उन क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो अक्सर पेपर में देखने को मिलते हैं, जो देखने में बड़े इजी होते हैं और वो होते भी इजी हैं, बट अपने दिमाग में वो स्ट्राइक नहीं कर पाता कि वहाँ कौन सी आइडेंटिटी मैं यूज़ करूँ, है ना। और इस वजह से अपना जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है और बड़ी बेसिक सी वो बातें होती हैं, लेकिन फिर भी वहाँ मिस्टेक होती है। जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं भाई, 9th क्लास में आइडेंटिटी आती है a³ + b³ + c³ - 3abc = a + b + c × a² + b² + c² -ab - bc - ca, है ना। उसके ऊपर बड़े अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं, उसके ऊपर वो लॉ के भी क्वेश्चन बना देते हैं। ऐसे मैं क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन मैंने देखा था, मेरे पास है भी, वो आज मैं डिस्कस भी करूँगा। लॉग का कोई क्वेश्चन बना दिया, उसमें आइडेंटिटी ए वाली यूज़ होनी थी, है ना। अब देखने में तो वो अटपटा सा क्वेश्चन लग रहा था, भाई लोग आ गया पता नहीं कैसे कैसे नहीं, बट जैसे ही वो जिस बच्चे के दिमाग में वो स्ट्राइक लग कर गया कि भाई हाँ या तो ये वाली यूज़ हो सकती है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन वो बन जाता था, है ना। तो आज कहने की बात ये है कि आज मैं वो सारी की सारी बातें डिस्कस करूँगा जो बड़ी बेसिक होती है ना, बड़ा इजी होता है वो, बट अपना कमी कहाँ रह जाती है, हम वहाँ तक अप्रोच नहीं कर पाते। ये तो है नहीं कि उसमें वो डायरेक्ट लिखेगा कि डायरेक्ट आपको मिलेगा कि a³ + b³ ये वाली आइडेंटिटी लगा दो और अपना क्वेश्चन निकाल दो, ऐसा नहीं है। यानी कि पहले उसको वो क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया होता है कि उस क्वेश्चन को पहले हम थोड़ा सा सोल्व करके उसको उस आइडेंटिटी तक लेके आएंगे, आफ्टर दैट वो आइडेंटिटी यूज़ करके बड़े आसानी से हम आंसर निकाल पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी कि आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ बेसिक मैथमेटिक्स में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैंने बताया था भाई, मैं क्वेश्चन से ही हम सीखेंगे कंसेप्ट, है ना। क्वेश्चन लेके चलेंगे अलग अलग टाइप के, और पर्टिकुलर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मैं एक दिन डिस्कस करूँगा, ये मेरे स्ट्रैटेजी अपनी रहेगी। तो ऐसे हम हर एक कंसेप्ट को सीखते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो बात है भाई, यहाँ आप सभी को ये बात पता भी होनी चाहिए और हो सकता है आपको पता भी होगी कि जो स्क्वायर रूट जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। स्क्वायर रूट हमेशा यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। स्क्वायर रूट है, 4th रूट है, 6th रूट है, यानी कि 1th रूट जो होते हैं यहाँ हम मिस्टेक करते हैं भाई, क्लियर है। अब यहाँ कैसे मिस्टेक होती है, एक बार एक क्वेश्चन आया और वो क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम कर रखा था कि लास्ट में जाके वो कुछ इस तरह से बन गया। जैसे हमने सोल्व करना शुरू किया वो कुछ इस तरह से बन गया, है ना। और हमने तो सीख रखा है भाई, जैसे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होते हैं, है ना। और क्या, और देखो उसने ऑप्शन भी इस तरह से फ्रेम कर रखे थे। जो ऑप्शन जो उसने बना रखा था, एक ऑप्शन लिख रखा था 3 - √5 और एक था √5 - 3, है ना। क्योंकि जो पेपर सेक्रेटरी होता है उसको भी पता है ना कहाँ मिस्टेक होने के चांस है। तो बहुत से बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया, जैसे ही स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आया तो डायरेक्ट स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, आंसर आ गया √5 - 3, जो गलत था बेटा, जो गलत था। गलत क्यों था, उसके बाद ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे हैं उसके कि हाँ भाई ये तो मिस्टेक हो ही नहीं सकती। बट उन्होंने ये बात नहीं सोची कि जो स्क्वायर रूट है भाई वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अब √5 की जो वैल्यू है वो 3 से कम होती है, क्योंकि √4 2 होता है और √9 जाके 3 बनता है ना। तो यानी कि √9 और √5 के बीच में सारी की सारी वैल्यू 3 से छोटी होगी। तो यानी कि इस रूट की वैल्यू उन्होंने ऑल ओवर क्या निकाल दी, नेगेटिव निकाल दी, क्लियर है। तो ध्यान रहे कि जो √x² टाइप का जो भी बन के जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू जो होती है वो mod x होती है, क्लियर है। तो यानी कि इसका आंसर ये ना बन के मोड ये बनना चाहिए था। आफ्टर दैट इसने मोड की फॉर्म में आंसर ऑप्शन नहीं दे रखा था, तो आफ्टर इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक हमने पहुँचना था कि √5 - 3 का जो मोड होता है वो √5 - 3 ना होकर 3 - √5 बनेगा, क्लियर है। तो ध्यान रहे √x² इज ऑलवेज mod x, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जो है, एक और यहाँ छोटी सी मिस्टेक जो करते हैं, अगर मान लो कई बार सिचुएशन आ जाती है, मान लो इस तरह की सिचुएशन आ जाती है α β = β गामा, और जैसे दोनों तरफ सेम सेम लिखा, वेरिएबल की टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे दिखा तो बीटा से बीटा कैंसिल, α = गामा, ये भी गलत होता है।
है ना। ये कैंसिल कब होता है, ये कैंसिल सिर्फ और सिर्फ अपने को एक केस में करना पड़ता है भाई, कि जब ये बीटा जो है, जब ये गारंटी हो कि ये 0 के इक्वल ना हो, तभी तो ये कैंसिल होएगा। जब ये आपके पास ये गारंटी होती है, सिर्फ उस केस में आप इसको कैंसिल कर सकते हो। क्लियर है? क्यों? क्योंकि अगर बीटा अगर 0 बन गया तो कैंसिल करने का मतलब क्या, डिवाइड में तो लेके आ रहे हैं हम, यानी कि 0/0 फॉर्म को तो हम लिख रहे हैं कैंसिल करके 1। यानी कि जब मैं कैंसिल कर रहा हूँ और अपने पास ये कोई गारंटी नहीं है कि बीटा की वैल्यू 0 हो भी सकती है कि नहीं हो सकती, इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, बीटा बाई बीटा को तो कैंसिल करके 1 ही तो लिख रहे हैं। काटने का मतलब यही तो है, यानी कि 0/0 फॉर्म। समझ आई बात? तो यानी कि ये तब सिर्फ और सिर्फ तब कैंसिल करना होता है जब आपके पास ये गारंटी हो कि उस जो कॉमन जो फैक्टर है बोथ साइड, उसकी जो वैल्यू है वो नॉन जीरो की उसने अगर कंडीशन दे रखी है तो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है भाई, जैसे एक बार एक क्वेश्चन आया भाई, एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या था, √10 प्लस √24 प्लस √60 प्लस √40, इसका स्क्वायर रूट अपने को फाइंड करना था। कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसका स्क्वायर रूट अपने को फाइंड करना था। क्लियर है? अब सुनने में क्वेश्चन इजी है कि स्क्वायर रूट ही तो फाइंड करना है ना, और हैवी है, इजी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं हम कैसे हम उसको सोल्व कर सकते हैं भाई। और एक बात अगर इस टाइप का जो भी क्वेश्चन बनता होता है ना, उसकी खास बात ये रहेगी, वो किसी ना किसी का स्क्वायर होता है। अगर क्यूब रूट निकालना होगा तो वो किसी ना किसी का क्यूब बनेगा। ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन भाई देखो इस तरह से ही क्यों फ्रेम किए जाते हैं, क्योंकि उनके पास ये भी है, वही कैंडिडेट के पास टाइम इतना है, इतने ही टाइम में उसको सोल्व करने हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो एक ही क्वेश्चन ऐसे इस तरह का दे देगा कि 15-20 मिनट एक ही क्वेश्चन में बैठा रहो। समझ आ रही है बात? तो बट वो ट्रिक आपके पास होनी चाहिए, वो लॉजिक आपके पास होना चाहिए कि कैसे वो उस इजी स्टेप तक अपने को पहुंचना है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें, जब वो स्क्वायर रूट पूछेगा और कुछ इस तरह की कुछ हड़बड़ाहट सी कुछ इक्वेशन वो दे देता है, तो ऑल ओवर किसी न किसी का स्क्वायर बनेंगे पक्का। जब क्यूब रूट पूछता है तो वो किसी न किसी का क्यूब बनता है। इस तरह की बातें हमेशा ध्यान रखना भाई। ठीक है? चलिए अब अपना स्क्वायर रूट निकालना है, तो जैसे ही मैंने आपको हिंट दिया कि ये किसी न किसी का स्क्वायर रहेगा, उसकी मजबूरी है इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम करना। क्योंकि उसके पास एक टाइम की भी तो अपने पास बाउंडेशन होती है भाई। इतने क्वेश्चन इस तरह से बने होते हैं उधर कि कैंडिडेट भाई के पास इतना टाइम है और इतने टाइम में वो क्वेश्चन सोल्व कर पाए चले। अब कुछ इस तरह से अगर वो ना दे, इस टाइप का क्वेश्चन दे दे और वो अलग अलग वैल्यू निकालना बैठेगा तो 5-10 मिनट तो ये अकेला नहीं खा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है? तो यानी कि आपके पास ये दिमाग में एक बात जरूर सेट हो जानी चाहिए, जब भी इस तरह का जो क्वेश्चन आपको दिखे तो भाई वो यानी कि किसी न किसी का स्क्वायर है भाई। जब स्क्वायर रूट पूछेगा तो यानी कि आपका अपनी अप्रोच अब क्या बन गई, अपने पास क्या रास्ता आ गया। अपने पास रास्ता ये आया कि इसको ये देखो कि किसका स्क्वायर है, बस इतना सा काम है। जैसे स्क्वायर आएगा तो हम मोड के बराबर रख देंगे उसको, जैसे मैंने बताया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में, आप सबसे पहले ये इसके ऊपर हाँ, तो आप सबसे मोड था इधर मोड नहीं है, सॉरी इधर मोड नहीं है, इधर मोड नहीं है ये 10। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं √4 × 6 लिख सकता हूँ। √4 वैसे 2 बाहर आ जाएगा, इनके 2 इंटू और अंदर बचेगा √6। और इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 2√15 लिख सकते हैं। और इसको 4 × 10 40, यानी कि 4 से 2 बाहर आ जाएगा 2√10। तो इसको अगर मैं फर्दर ब्रेक करूँगा 2 × √3 × √2 लिख सकता हूँ भाई। इसको 2 × √3 × √5 लिख सकता हूँ। और इसको 2 × √5 × √3 लिख सकता हूँ। ध्यान से अगर आप देखोगे 2AB 2BC 2CA टाइप का दिखा, नहीं दिखा? तो यानी कि अगर यहाँ अपने पास इन्हीं का स्क्वायर, अब ये पक्का लिखा जाएगा। इसको अगर आप देखोगे √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर बड़े आराम से आप लिख सकते हो। 10 को लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? अब देखो ये ऑल ओवर फॉर्मूला बन गया, किसका बन गया भाई, √2 प्लस √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर बन गया। क्लियर है? अब अपने को ये इसका क्या निकालना था, इसका स्क्वायर रूट निकालना था। और अभी मैंने बताया स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमेशा मोड के इक्वल होता है ना। बट ये सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो ये एज इट इज बाहर निकल जाएगी। यानी कि देखो क्वेश्चन क्या था, स्क्वायर रूट फाइंड करना था। बट मैंने बोला था वो डायरेक्ट नहीं देगा, तो उसने क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया हुआ था कि पहले उसको वहाँ तक बना के आओ। ये बात बिल्कुल अब दिमाग में रुकना, एक बार सबसे पहले ये जरूर सोचना जब भी स्क्वायर रूट
क्यूब रूट, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है तो वो पक्का किसी न किसी का क्यूब बनेगा, या किसी न किसी, जब स्क्वायर की बात करें स्क्वायर रूट बनेगा। आपका बस आपको ये सोचना है कि वो कैसे मैं स्क्वायर, मैं उसको वहाँ लेके आऊँ, स्क्वायर लेके आऊँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भाई। हाँ, 2-3 वो तो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, आइडेंटिटी बताई थी, उनको आपको याद रखना है। जैसे एक भाई आइडेंटिटी होती है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, एक तो ये वाली आइडेंटिटी भाई। और दूसरी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये 2 ही आइडेंटिटी आपको याद रखनी है भाई। ठीक है, ये किसकी इक्वल होता है भाई, हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये प्रूफ होता है एनसीईआरटी क्वेश्चन में, अगर आप देखोगे ना 9th क्लास की में, ये प्रूफ पूछ रखा है, ये प्रूफ दिस हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये प्रूफ की फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे रखा है। ये एक्सरसाइज 9th चैप्टर, शायद 9th क्लास का है कोई चैप्टर। चलिए, और ये जो होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, ये इसकी वजह, दोनों इंपॉर्टेंट है, बट इनमें भी अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो कम इंपॉर्टेंट नहीं है। वहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन इस तरह से दे देता है और फिर आपसे ये जो वेरिएबल दे रखे हैं ना, इनकी वैल्यू पूछ लेता है, और इसमें लास्ट में जाके कौन सा रूल लगता है भाई, वो इसकी वैल्यू जब 0 देगा, इट मीन्स इसकी वैल्यू वो 0 दे देता है। फिर अब स्क्वायर का सम 0 कब होता है, जब वो सेपरेटली अगर 0 होते हैं, इंडिविजुअली जब वो 0 होते हैं। तो यानी कि यहाँ से एक वो इसको भी 0 रखना पड़ेगा, इसको भी 0 रखना पड़ेगा, इसको भी 0 रखना पड़ेगा। ये वाला जो कॉन्सेप्ट जो यूज होता है, यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार अपने को देखने को मिलता है भाई, है ना। बात कर लेंगे उस क्वेश्चन की भी जब अपने पास सामने क्वेश्चन आएगा। फिलहाल देखिए, अब सुनिए मेरी बात। यहाँ अलग अलग कंडीशन में दे देता है क्वेश्चन। वो क्या क्वेश्चन देगा, यहाँ से एक सिचुएशन होती है, वहाँ लिखा भी होता है इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। जब ये 0 हो जाता है तो ये ओवर 0, तो इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब विल इक्वल टू 3abc हो जाएगा। और यहाँ से क्या, इसको हम और क्या इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं भाई, 3abc को इधर ले आओ, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन abc विल इक्वल टू 3। कुछ इस तरह से क्वेश्चन दे देता है भाई, आपको ये वो वाली सिचुएशन शुरू में ये वाली सिचुएशन दे देता है, फिर वो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पूछ लेता है। उल्टा भी तो चल सकता है, अगर ये 0 कब होता है, जब ये होता है, तो ये मतलब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या बन जाती है, इधर से 0 बन जाती है। समझ आई बात। चलिए, मैं एक क्वेश्चन यहाँ से करवाता हूँ जो आया था भाई। हाँ, एक बार क्वेश्चन आया, जैसे ये इनको बड़े अच्छे से आपको बिल्कुल सेट करना है भाई दिमाग में। एक बार क्वेश्चन आया, क्वेश्चन था क्या, इफ abc आर रियल एंड डिस्टिंक्ट नंबर देन द वैल्यू ऑफ, उसने पूछा a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस ए का होल क्यूब अपॉन a माइनस b माइनस सी इंटू सी माइनस ए। अभी जो मैंने बताया था, है ना, क्या बताया था वो, कि अब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन abc इक्वल टू क्या होता है वो 3। बताया था कि नहीं होता। लेकिन ये कब होता है, जब उससे पहले क्या बताया था, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए भाई, 0 होनी चाहिए, है ना। ये कब होता है, जब ये कंडीशन होती है, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन थी भाई ये। चलिए, अगर इसको मैं x मान लेता हूँ, यानी कि ये x क्यूब बन गया, ये y क्यूब बन गया, ये z क्यूब बन गया भाई, और नीचे ये x बन गया, ये y बन गया, ये z बन गया। अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 बन जाता है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू फिर 3 बन जाएगी। और यही था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में यही था, जब x y z को आप जोड़ोगे, यानी कि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, जब इसको आप जोड़ोगे, c से c कैंसिल हो जाता है, a से a कैंसिल हो जाता है, b से b कैंसिल हो जाता है। इट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी भाई, 3 आनी चाहिए थी। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, बट वही बात है भाई, अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके इस वही आइडेंटिटी, कुछ आइडेंटिटी वही याद कर रखी थी, उसको थोड़ा सा और आगे तक सोचो ना कि इसमें और क्या हो सकता है ना। हम क्या याद करके छोड़ देते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 इक्वल टू 3abc।
क्लियर है। तो यानी कि उस जो आइडेंटिटी थी उसके ऊपर बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था, बड़ा इजी सा क्वेश्चन आया हुआ था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन आया भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1.5 क्यूब प्लस 4.7 क्यूब प्लस 3.8 क्यूब माइनस 3 इंटू 1.5 इंटू 4.7 इंटू 3.8 डिवाइड बाई 1.5 स्क्वायर प्लस 4.7 स्क्वायर प्लस 3.8 स्क्वायर माइनस 1.5 इंटू 4.7 माइनस 4.7 इंटू 3.8 माइनस 3.8 इंटू 1.5। एक्चुअली उसने क्या कर रखा था, उसमें ना ये टर्म इससे पहले लिख दी कुछ इस तरह से, और डायरेक्ट उसने ए बी बी सी सी ए की फॉर्म में नहीं लिख रखा था, ए के साथ सी पहले लिख दिया, बी बाद में लिख दिया, इस तरह से उसने कुछ दे रखा था। चलिए इसको अपने को सोल्व करना था। अब देखो यहाँ अपने को लग रहा है आइडेंटिटी ऊपर ए क्यू प्लस बी क्यू से ये वाली आइडेंटिटी है और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है ना। अब इसको पूरे को सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, नीचे अगर मैं ना छेड़ूँ, ऊपर अगर मैं ये लिख देता हूँ, अपने को दिख रहा है ना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस 3ab है ना। तो ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, होता है कि नहीं होता। और ये सेम फैक्टर नीचे लिखा हुआ है, क्लियर है। नीचे वाला को छेड़ना ही नहीं था, सिर्फ वो यहाँ क्या मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, जैसे आइडेंटिटी देखी यहाँ भी लगा दी वहाँ भी लगा दी, फिर उसको अगेन करो भाई, वही लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो गया। क्लियर है। तो यानी कि अपने को ये ऐसे सोचना चाहिए कि मुझे ये सोल्व करने की जरूरत है कि नहीं है। अब ये ऑलरेडी जब इसमें बैठा है तो इसको सोल्व करने की क्यों जरूरत है भाई। क्लियर है। तो यानी कि यहाँ से भी यहाँ इस तरह से गलती होने के चांस होते हैं कि जैसे उसने देख तो लिया, अब आइडेंटिटी तो लग रही है, अब ऊपर वाले को उसने भी डायरेक्ट आइडेंटिटी लिख दी पहले, उसके बाद भी आइडेंटिटी लिख दी, पहले आइडेंटिटी तो लिखो उसके बाद देखते हैं क्या बनता है ना। तो इस बात से बचना है भाई। तो कहने का मतलब क्या है, ये वाला फैक्टर सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में अपने पास क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, और यानी कि 1.5 प्लस 4.7 प्लस 3.8। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 और 3 7 8 1.5 ये यानी कि 10। क्लियर है। तो यानी कि इसका आंसर क्या देना था भाई, 10 आ जाना था। चलिए एक और क्वेश्चन वो देता है इस तरह से, जैसे उसने एक बार क्वेश्चन दिया, इफ x इक्वल टू 3 प्लस 3 पावर 1/3 प्लस 3 रेज टू पावर 2/3, और फिर आपसे पूछ लिया फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12। इसकी वैल्यू उसने पूछ ली फिर भाई। ठीक है। चलिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है भाई, एक तरफ क्यूब क्यूब रूट इस तरह की फॉर्म चली हुई है, यानी कि nth रूट वाली एक टर्म आपको ख़त्म अगर करनी है तो उसका क्या तरीका होता है, उस nth रूट वाली टर्म को एक तरफ ले लो, बाकी सबको एक तरफ ले लो, और जो nth रूट दे रखा है तो वही बोथ साइड n पावर रेज कर दो वही, है ना। अगर क्यूब रूट दे रखा है तो बोथ साइड क्यूब कर दो, अगर 3 रूट दे रखा है तो सॉरी स्क्वायर रूट दे रखा है तो बोथ साइड स्क्वायर कर दो। ये इसकी एक इसका मेथड होता है ना। जैसे अब जैसे मेरे को ऑप्शन में कहीं भी क्यूब रूट वगैरह नहीं चाहिए है ना, तो ये इसका मतलब ख़त्म करना है, तो मैं क्या करूँगा भाई, क्यूब वाली टर्म को एक तरफ, रूट वाली टर्म को एक तरफ, क्यूब रूट वाली को बाकी सबको, यानी कि इसको मैं इधर ले आऊँगा पहले x माइनस 3, और इधर क्या बच गया 3 1/3 प्लस 3 2/3। क्लियर है। और उसके बाद ये क्यूब रूट खत्म करना तो बोथ साइड क्यूब कर दो, अपने आप ये क्यूब रूट खत्म हो गए, और डायरेक्ट इसकी अगर आप इसको सोल्व करोगे, यहाँ जब क्यूब करोगे तो a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी लग जाएगी, है ना। इसके कल होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, है ना। आइडेंटिटी लग जाएगी इधर भी और इधर a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी लग जाएगी। जब इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी भाई, डायरेक्ट अगर आप सोल्व करोगे इसको 0 के इक्वल आ जानी चाहिए, ये देख लेना इसको सोल्व करके। कल कहने का मतलब मैंने बात यहाँ जो बतानी थी वो ये बतानी थी कि जब भी ये क्वेश्चन आ जाता है इस टाइप का कि आपको भाई क्यूब जो वहाँ रूट दे रखा है, nth रूट दे रखा है, क्यूब रूट स्क्वायर रूट जो भी रूट दे रखा है, उस टर्म को एक तरफ रखो, बाकी को एक तरफ ले आओ, जो भी रूट दे रखा है पावर इतनी ही रेज कर दो बोथ साइड, ठीक है। वो रूट खत्म हो जाएगा और अपने पास सिंपल फॉर्म में आ जाएगी। यानी कि बात ये नोट करनी थी, इस बात को आप बादल बना कर लिख सकते हैं। कहाँ था वो, ये बड़ा।
क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है भाई, हाँ नेक्स्ट है भाई ग्राफ। हालांकि मैं ग्राफ एक वीडियो में डिस्कस करूंगा सारे के सारे, जब लिमिट कंटिन्यूटी की हम बात करेंगे। उससे पहले ग्राफ जो है उस डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी की जब बात आएगी उससे पहले मैं सिर्फ एक वीडियो हम बनाएंगे, उसमें सारे के सारे ग्राफ हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। मैं वहाँ बताऊँगा, बट यहाँ मेरे सामने कोई क्वेश्चन आ गया था तो इसलिए बात भी करेंगे हम इनफिमम जब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालने के रियल एनालिसिस का ग्रेजुएशन का है ना, तो वहाँ भी ग्राफ बड़ा काम होता है। तो इसलिए मैं ग्राफ एक वीडियो में सारे के सारे ग्राफ मैं डिस्कस करूँगा डिटेल में। बट यहाँ मेरे सामने कोई क्वेश्चन आ गया था तो इसलिए मैंने वो यहाँ के साथ वो नोट कर लिया। तो एक ग्राफ भाई x + 1/x और x - 1/x, x + 1/x का जो ग्राफ रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है बेटा। ठीक है, और x - 1/x का जो ग्राफ रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है, वो कुछ इस तरह से रहता है। यानी कि ये वैल्यू होती है 1 2, क्लियर है, और -2 -2, इसी तरह ये -1 1। तो यहाँ से जो मैंने मेन बात जो बतानी थी भाई, x + 1/x की मिनिमम वैल्यू कितनी आई है भाई, 2 आई है। यानी कि इस ग्राफ की वैल्यू 2 के ऊपर चली, यानी कि x + 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है ना। इफ x इज ग्रेटर देन 0, अगर मैं पॉजिटिव नंबर की बात करूँ, पॉजिटिव क्वाड्रेंट की बात करता हूँ, इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन x + 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, ये कंडीशन नेसेसरी है भाई। भैया सोचो, अब देखो कि x की वैल्यू जब नेगेटिव ले रहे हैं तब तो ग्राफ कुछ हो रहा है ना। तो ये बात ध्यान रखें, जब x की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो उसकी मिनिमम वैल्यू इस पूरे फंक्शन की कितनी रहेगी, 2। यानी कि इसका ये लोअर बाउंड आ गया ना, बात करेंगे बाउंड की बात में। और जब x इज लेस देन 0 रहेगा तो उसके लिए x + 1/x इज, देखो ये -2 -3, ये सारी की सारी वैल्यू क्या है, माइनस से छोटी हो गई ना सारी की सारी वैल्यू, इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू -2। ठीक है, व्हेन x इज लेस देन 1, और ये बात ध्यान रखनी है भाई। ठीक है, ये ग्राफ कहने का मतलब है, ये ग्राफ आपको ध्यान रखना चाहिए भाई। चलिए नेक्स्ट है भाई, एक आइडेंटिटी और मैं बता रहा हूँ। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं भाई, a4 + a² + 1 ये इक्वल होता है a² - a + 1 और a² + a + 1। ये आइडेंटिटी है भाई, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनाते हैं भाई। ये आइडेंटिटी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन भी मैं जो क्वेश्चन आए थे आइडेंटिटी बेस वो भी मैं आपको बता दूंगा। a4 + a² + 1 विल इक्वल टू a² - a + 1 इंटू a² + a + 1। इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है बेटा, ये भी आपको ध्यान रखना। अच्छा, एक बात और, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, रूट के अंदर रूट वाले क्वेश्चन बनते हैं भाई, रूट के अंदर रूट इनसाइड रूट वाले क्वेश्चन ये देखने को मिलते हैं, है ना। रूट इनसाइड रूट वाले क्वेश्चन, यानी कि जैसे एक क्वेश्चन था, जब उसके रूट अभी देखा था थोड़ी देर पहले, 10 + ये था, उसका स्क्वायर रूट ही तो फाइंड करना था। रूट के अंदर रूट वाला तो क्वेश्चन था वो, है ना, उसके स्क्वायर रूट ही तो फाइंड करना था भाई। यानी कि रूट के अंदर रूट दे के अपने से वो कुछ भी अपने से आगे पूछ सकता है। जैसे पीछे हमने डिस्कस किया था 10 + √5 वो था, वो 40 क्या था वो क्वेश्चन बनाया था, √2 + √3 + √5 का होल स्क्वायर बना था उसमें। यानी कि रूट के अंदर रूट वाले क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। जैसे एक वो क्वेश्चन आया था, एक और क्वेश्चन आया था एक बार कि ये वैल्यू अपने को फाइंड करनी थी। तो मैंने क्या बताया, पहले बता दिया, एक बार फिर एक क्वेश्चन आ गया तो मैं फिर बता रहा हूँ कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं रूट के अंदर रूट अगर वो है तो यानी कि होल स्क्वायर अंदर बनाने की कोशिश करो ताकि वो कैंसिल होकर हम रूट से बाहर निकल जाए। ठीक है,
अगर क्यूब रूट के अंदर है तो वो क्यूब बनाने की कोशिश करो। जैसे इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, देखो स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे तो स्क्वायर बनाने के लिए पहले तो इसी को ब्रेक कर लो, 2 इंटू √6 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √2 यानी कि 2ab। तो अपने को नज़र आ गया, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि ये क्या बन गया भाई, ये बन गया, अच्छा एक सेकेंड मैं यार 2 लिख देता हूँ, यहाँ 3 लिख देता हूँ। तो ये बन गया क्या, √2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, ये बन गया है ना। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गए, √2 माइनस √3 बचेगा, ऐसे है ना, गलत है। क्या करना है अपने को भैया, मैं फिर बोलता हूँ, जब भी स्क्वायर आ जाता है वो रूट लगा, उसके साथ मोड लगाओ, यानी कि ये क्या बनेगा, मॉडुलस ऑफ √2 माइनस √3। मोड लगाने की जरूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि √2 माइनस √3 तो एक नेगेटिव क्वांटिटी है भाई। इसका आंसर क्या बनेगा, √3 माइनस √2। ये मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि हम मिस्टेक करते हैं, इस बात का ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट, अच्छा आज का एक और मैं बात बता देता हूँ, उसके बाद इस आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे। कंपाउंडो एंड डिवाइंडो अपने को कब लगाना जाता है, CND रूल, CND रूल, CND रूल, CND रूल। जब भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब आपको कुछ कॉमन टर्म आपको नजर आए तो वहाँ CND रूल अप्लाई कर सकते हो। CND रूल क्या होता है वैसे, अगर मान लो a/b दे रखा है तो ये किसके इक्वल बनता है, ऊपर तो लिख देंगे a + b और नीचे a - b, यानी कि न्यूमरेटर में तो जो डिनोमिनेटर वो ऐड हो जाता है और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। यानी कि ऊपर तो ये डिनोमिनेटर ऊपर वाले में ही ऐड करेंगे और जो नीचे है यानी कि डिनोमिनेटर में उसमें से सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। ठीक है, इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या था, सोल्व द इक्वेशन 3x4 + x² - 2x - 3 अपॉन 3x4 - x² + 2x + 3 विल इक्वल टू 5x4 + 2x² - 7x + 3 और 5x4 - 2x² + 7x - 3। ये क्वेश्चन आया था भाई, है ना। अपना दिमाग क्या रहता है, अपने दिमाग में क्या आता है भाई, जैसे ही सोल्व करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उसके बाद सोल्व करते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4 पावर ईयरी, वही 4 पावर ईयरी 8 पावर तक क्वेश्चन जा रहा है, कहाँ तक सोल्व करोगे, है ना। हो सकता है फिर वो कैंसिल भी हो सकता है, वैसे तो 5 15 हाँ वो तो कैंसिल हो जाएगा, कुछ और बच जाएगा ना, फिर 4 6 पावर तक चला जाएगा फिर भी। यानी कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो एक बार उसमें ये जरूर देख लो कि क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ पावर जो कुछ टर्म है वो कॉमन तो नहीं है। अगर कुछ टर्म आपको कॉमन नजर आ रही है तो CND रूल लगाओ, उसके बाद जो क्वेश्चन है बड़ा इजी बन जाएगा और बड़े आसानी से वो सोल्व हो जाएगा, है ना। देखिए जैसे कैसे, अब मुझे देख रहा है भाई 3x4 x² 2x 3x² x² 2x, इस तरह की नजर टर्म इधर भी है, यहाँ भी अपने को कॉमन नजर आ रही है। तो जब CND रूल लगाएंगे तो बोथ साइड, तो इसमें ये इसको ऐड करेंगे तो x² कैंसिल हो जाएगा और 2x कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइन गया ना भाई। ऐड करने पर यहाँ तो बचेगा 6x4। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि ये माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा, तो ये वाला कैंसिल हो गया, प्लस प्लस यानी कि 2x² बच गया, माइनस माइनस 4x बच गया और ये माइनस का 6 बच गया। ठीक है, और इधर जब लगाएंगे, जब ऐड करेंगे तो ये अपोजिट साइन का ये कैंसिल हो जाएगा, अपोजिट साइन का कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 10x4 बचेगा भाई। और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, ये माइनस का हो जाएगा, जब माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा, 4x² बच जाएगा यहाँ से, माइनस के 14x बचेगा और प्लस के 6 बचेगा। ठीक है, ये बचेगा। एक बात फिर वही बात आ गई ध्यान रखने से, यहाँ x4 को x4 से कैंसिल मत करना, क्लियर है, क्योंकि यहाँ गारंटी नहीं दे रखी। हाँ, एक बात मैं जरूर कर सकता हूँ, क्या एक बात हम यहाँ जरूर कर सकते हैं, क्या हम इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में ब्रेक कर दें क्या। एक बार तो व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 और एक बार व्हेन x इक्वल टू 0। अब जब नॉट इक्वल टू 0 वाला केस लेके चलेंगे उसमें हम ये कैंसिल कर सकते हैं
और इन बोथ साइड करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी बचेगा 4x², यहाँ भी जो भी बचेगा क्वाड्रेटिक बच जाएगी ना, उसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ नॉट इक्वल टू 0 के लिए फिर मैं यहाँ कैंसिल नहीं कर सकता, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अब फोर्थ इक्वेशन में 4 रूट में बच जाएगी इक्वेशन। अब यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे x⁴ तो बाहर ही आएगा ना, और अंदर क्वाड्रेटिक बचेगी। x⁴ बाहर आएगा तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आ जाएगी, और क्वाड्रेटिक को आप सोल्व कर लेना। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये है CND रूल के बारे में जरूर ध्यान रखना भाई। CND रूल तब लगाना है जब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में आपको कॉमन टर्म कुछ नज़र आए कि कुछ कैंसिल होकर क्वेश्चन अपना छोटा बन सकता है, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही इसका मेथड होता है भाई। ठीक है, चलिए एक और मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। एक क्वेश्चन देखा था मैंने भाई, हाँ आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। क्वेश्चन क्या था, इफ ABC आर डिफरेंट पॉजिटिव नंबर एंड इफ log base BA into log base CA minus log base AA plus log AB into log CB, 1 second, minus log BB base BB plus log base AC into log base BC minus log base CC will equal to 0, then ABC is, ये क्वेश्चन था भाई, है ना, ये क्वेश्चन था। देखो मैंने बताया था कि वो log का क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में दे देता है ना। अब देखना जरा ध्यान से, बड़ा आसान क्वेश्चन था अगर हम थोड़ा सा सोचते। कैसे, अब देखो इसकी वैल्यू तो 1 है ही भाई, बेस और आर्गुमेंट जब 1 सेम होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू भी 1 है और इसकी वैल्यू भी 1 है, यानी कि -3 बन गया, उधर जाके +3 बच जाएगा ये, यानी कि अपने पास बच गया log बेस BA इंटू log बेस CA प्लस log बेस AB इंटू log C बेस CB प्लस log बेस AC इंटू log बेस BC विल इक्वल टू 3। ये बन गया। अब यहाँ जो आइडेंटिटी लगनी है A³ प्लस B³ वाली आइडेंटिटी लगनी है, C³ वाली -3ABC इक्वल टू वाली, वो वाली आइडेंटिटी लगनी है। कैसे, देखना जरा ध्यान से। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लोग देखो जब तक आपको लगे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो उसको जितनी सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो उस फॉर्म में लिख दिया करो, वहाँ से कुछ ना कुछ आपको रास्ता मिल जाएगा पक्का। तो इसको मुझे लग रहा है कि मैं किसी को इकट्ठा नहीं कर सकता क्योंकि बेस अलग अलग है, कुछ कहीं में बेस सेम है तो कुछ और अलग है, यानी कि कहीं में मैं इनको इकट्ठा नहीं कर पा रहा। तो मैंने इसको और किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकता हूँ भाई, इसको मैं ऐसा तो लिख ही सकता हूँ, बताया था log A अपॉन log C प्लस यहाँ क्या बन गया भाई log B अपॉन log A प्लस इंटू log C अपॉन log A प्लस log C अपॉन log A इंटू log C अपॉन log B इक्वल टू 3। यहाँ से रास्ता अपने को मिलने लग रहा है। अब ये क्या बोल रहा है कि यहाँ से अपने को साफ से पता चल रहा है कि यहाँ एलसीएम ले लो भाई लेफ्ट साइड में, तो लेंगे log A log B log C, एलसीएम आ गया भाई log A इंटू log B इंटू log C। तो ये क्या बन गया, log A का स्क्वायर तो पहले ही बैठे हैं और log B log C कैंसिल हो जाएगा तो log A बचेगा, तो इनको log A क्यूब बच गया ये। अगले में सिमिलरली log B क्यूब बच जाएगा, अगले में log C क्यूब बच जाएगा, है ना। और इसकी वैल्यू आगे 3 है। इतना आया, मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ। अब देखो जरा ध्यान से, ये आपको क्या लग रहा है A³ x, अगर मैं इसको x मानता हूँ तो x³ प्लस y³ प्लस z³ और नीचे आपको क्या नज़र आ रहा है x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू 3। और ये कंडीशन कब होती थी, ये कंडीशन कब होती थी, व्हेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू
0 होता है ना यार। यहाँ x का काम कौन कर रहा है, log a, y का काम कौन कर रहा है, log b, z का काम कौन कर रहा है, log c। तो इसका मतलब log a प्लस log b प्लस log c को किसके बराबर होना पड़ेगा, 0 के। और जब log प्लस में सेपरेट होकर रखे होते हैं तो उसका मतलब वो किससे पहले, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log a इंटू बी इंटू सी लिख सकता हूँ। और उधर कौन बैठे हैं, 0, और a b c विल इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। क्लियर है, कितना अच्छा क्वेश्चन बना हुआ था भाई इधर। यानी कि इसमें log की भी प्रॉपर्टी यूज हुई और वो आइडेंटिटी जो मैंने बताई थी वो भी इसमें यूज हुई। क्लियर है। तो यानी कि अपने को ये पता होना चाहिए कि कैसे अपने को आइडेंटिटी तक लेके आना है, कैसे उसको फॉर्मुलेट करना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन इजी होते हैं भाई। मैं फिर बोलता हूँ क्वेश्चन देखने में जो आपको अटपटाहा लगता है उसमें कोई ना कोई आइडेंटिटी छुपी होती है, आइडेंटिटी कोई छुपी होती है, फॉर्मूला उसको फॉर्मुलेट आपको करना होता है। ठीक है, आज की वीडियो में ही इतना ही। हालांकि कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखने थे लोग वाले, बट टाइम हो गया काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।